हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पराक्रमांक समुद्रगुप्त के दूसरे वीडियो में भाग 2 में बात करेंगे। समुद्रगुप्त की जो विजय हुई, हमने अभी पिछले वीडियो में दिग्विजय के बारे में बात की थी। उन विजयों का कैसा प्रभाव हुआ। तो समुद्रगुप्त की विजय के 3 प्रमुख प्रभाव हुए जिनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना। तो उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें आर्यावर्त, मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। प्रभाव क्षेत्र की स्थापना की। उसके प्रत्यक्ष साम्राज्य क्षेत्र की अपेक्षा उसका प्रभाव क्षेत्र कहीं अधिक बड़ा था। इसके अंतर्गत दक्षिणापथ तथा पूर्व और पश्चिम के सीमांत प्रदेश सम्मिलित थे। इन्हें समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। उसने इनसे अधीनता स्वीकार कराकर उन्हें मुक्त कर दिया था। फिर हम बात करें तीसरे प्रभाव क्षेत्र की, तो मैत्री क्षेत्र बढ़ गया। समुद्रगुप्त के शौर्य से आतंकित होकर कुषाणों, शकों, लंका और अन्यान्य द्वीप के निवासियों ने उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया था। आगे हम बात करें अश्वमेध यज्ञ की, तो समुद्रगुप्त वास्तव में एक चक्रवर्ती राजा था। अपने दिग्विजय के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने उत्तराधिकारियों के अभिलेखों में समुद्रगुप्त को उस अश्वमेध का पुनरुद्धारकर्ता कहा गया है जो चिरकाल से बंद तो हो गया था। इस अनुष्ठान के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने सोने के अश्वमेध शैली के सिक्के प्रचलित किए जिन पर यूप या यज्ञ स्तंभ के सम्मुख अश्व को दिखाया गया है और लेख अश्वमेध पराक्रमांक अंकित है। हम समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व की बात करें तो समुद्रगुप्त की गिनती भारत के महान विजेताओं और परम पराक्रमी सेना नायकों में की जाती है। उसके सिक्कों पर मुद्रित पराक्रमांक पराक्रम है, पहचान जिसकी व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र के समान पराक्रमी, अप्रतिरथ जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है जैसी उपाधियां उसके प्रचंड पराक्रम और अद्भुत शौर्य को रेखांकित करती है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि उसे सदैव अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम का सहारा रहता था। स्वभुज बल पराक्रमैक बंधो। वास्तव में उसने भुजबल से भारतवर्ष के एक बड़े भूखंड पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया और इस प्रकार पुनः देश की राजनीतिक एकता स्थापित की। वह वास्तविक अर्थ में चक्रवर्ती सम्राट था। वह लोभ विजयी तथा असुर विजयी न होकर धर्म विजयी था। समुद्रगुप्त एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। उसने देश काल के अनुकूल भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया और अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। आर्यावर्त में उसने उन्मूलन और प्रसभोद्वरण की नीति का पालन करते हुए उस क्षेत्र के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, परंतु दक्षिणापथ में उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। सीमावर्ती राज्यों से उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। विदेशी राज्यों के साथ उसने मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। महान योद्धा होते हुए भी वह अत्यंत दयालु था। उसकी बुद्धि सदैव कृपण, दीन, अनाथ एवं आतुर मनुष्यों की सहायता में लगी रहती थी। वह असाधु का विनाशक था पर साधु के उत्थान का कारण। समुद्रगुप्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखता था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह संगीत के ज्ञान में नारद और तुम्बरु को भी लज्जित करता था। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम की पुष्टि उसकी वीणा शैली की मुद्रा से होती जिस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वह कविता भी करता था और कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध था। वह विद्वानों, कवियों और कलाकारों का आश्रयदाता था। उसने अपने उदार पुरस्कारों द्वारा सरस्वती और लक्ष्मी के विरोध को मिटा दिया। प्रयाग प्रशस्ति का प्रतिभाशाली रचयिता हरिसेन उसकी राजसभा में रहता था। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंध का आश्रयदाता था। धार्मिक क्षेत्र में समुद्रगुप्त परंपरागत धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाला था। धर्म प्राचीर बंध, वह शास्त्रों द्वारा विहित मार्ग पर चलता था। सुक्त मार्ग उसके गरुड़ राज चिन्ह से प्रतीत होता है कि वह गरुड़ वाहन विष्णु का भक्त था। इस प्रकार समुद्रगुप्त आगे आने वाले समय की भौतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का ज्वलंत प्रतीक था। धन्यवाद। समुद्रगुप्त के अध्याय में टॉपिक में इतना ही।